दो काली नंदों की घमंडी अंग्रेजन भाभी। गीता और संगीता दोनों कॉलेज से वापस घर की तरफ आ रही होती हैं। तभी रास्ते में कुछ आवारा लड़के बाइक पर उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनके चारों तरफ बाइक घुमाते हुए उन्हें उल्टा सीधा कहने लगते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ओए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे भाई क्यों पागल हो रहा है? इतनी काली लड़की को अपनी बाइक के ऊपर बिठाएगा तो गाड़ी भी काली हो जाएगी। हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा। मैं इस काली कलूटी को अपने साथ अपनी बाइक पर तो कभी नहीं बिठाऊंगा। रॉकी की बात सुनकर कैलाश जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बेचारी गीता और संगीता उन दोनों से कहती हैं, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम लड़की को छेड़ रहे हो और ऊपर से उसके काले रंग का मजाक उड़ा रहे हो। चलो गीता, इन लोगों के मुंह लगने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलो हम घर चलते हैं। संगीता और गीता को इतनी बेइज्जती सहन नहीं हो पाती थी। जब भी कोई उनके काले रंग का मजाक उड़ाता था तो वो सीधा अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। इस बात से उनकी माँ दुर्गेश्वरी भी बहुत परेशान थी और वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत समझाया करती थी। कोई बात नहीं बेटी, किसी के कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है। तुम दोनों मेरे लिए चांद के टुकड़े की तरह हो। तुम दोनों ही बहुत सुंदर और काला और गोरा कुछ नहीं होता। ऐसी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और जो कहते हैं लोग उनकी बातों पर ध्यान ही मत दो। आप ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई हमें कुछ कहेगा तो वो हमारे दिमाग में घोड़े की तरह घूमता है। अब तो माँ मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुई, और अगर पैदा भी हुई तो मेरा रंग काला ही क्यों है। इससे अच्छा तो भगवान मुझे इस दुनिया में पैदा ही ना करता तो ही सही था। पागलों जैसी बातें मत करो, ऐसा करने की सोचना भी मत। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और रसोई में जाकर काम करने लगती है। तभी दुर्गेश्वरी का पति प्रमोद उसे आवाज लगाने लगता है, अरे भगवान, कहाँ पर हो? जल्दी यहाँ पर आओ। देखो पंडित जी ने कुछ फोटोज भेजी है तुम्हारे बेटे मंजीत के लिए। मंजीत को ये लड़कियां पसंद तो आ जाएंगी ना? ओ आप भी ना, मैंने कितनी बार कहा है मंजीत को ये लड़कियां पसंद नहीं आएंगी। हाँ, ये तो तुमने कई बार कहा है, लेकिन मुझे ये बताओ आखिर उसे लड़कियां पसंद क्यों नहीं आएंगी? मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। क्योंकि मंजीत मेरी सहेली की बेटी से बहुत प्यार करता है। उसे वो बचपन से ही पसंद है। तुम्हें तो याद ही होगा, अमृता नाम की मेरी एक सहेली थी जो यहाँ से अमेरिका चली गई थी अपनी बेटी को लेकर। अरे हाँ हाँ, मुझे याद है। वो तो अमृत बहन है। उनकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। मैंने उसे इंस्टाग्राम पर देखा था। क्या उनकी लड़की को भी हमारा बेटा मंजीत पसंद है? हाँ पसंद है। वो दोनों आपस में बातें भी करते रहते हैं। बस मुझे उसकी माँ से रिश्ते की बात को पक्का करना है। दुर्गेश्वरी और उसके पति महेश की दोनों काली बेटियां उनकी सारी बातें सुन लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने माता पिता से कहती हैं, आप उस सफेद चुड़ैल से मेरे भाई की शादी करवाना चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उससे मेरे भाई की शादी नहीं करवाओगी। पता है ना वो कितनी घमंडी है। उसका घमंड सब लोग जानते हैं। बचपन में वो हमें अपने साथ खेलने तक नहीं देती थी और आप हमारे भाई की शादी उसी से करवा रहे हो। शादी के बाद वो हमें कितना कुछ बोलेगी, जरा सोचो इसके बारे में। अरे हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तुम बेकार में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारा भाई भी उसे बहुत पसंद करता है। अब मैं रिश्ते की बात करने जा रही हूँ और मैं किसी की अब कोई बात नहीं सुनूंगी। दुर्गेश्वरी ऐसा कहने के बाद फौरन अपनी सहेली को कॉल करती है और उससे अपने बेटे के रिश्ते की बात पक्की कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और बहुत जल्द वो दिन आ जाता है जिस दिन दुर्गेश्वरी का बेटा मंजीत मलाइका से शादी करके उसे घर ले आता है। चलो मलाइका, अंदर चलो, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तभी मंजीत की माँ दुर्गेश्वरी उससे कहती है, हाँ बेटा, लिया बहू को अंदर। कितनी सुंदर और चांद का टुकड़ा है। बिल्कुल गोरी मैडम लग रही है। अंग्रेजों से कम थोड़ी है मेरी बहू। मलाइका बहुत सुंदर और गोरी थी, बिल्कुल जैसे अंग्रेजन होती है। वहीं दूसरी तरफ बचपन से अमेरिका में रहने की वजह से उसके बोलने का तौर तरीका भी अंग्रेजों जैसा हो जाता है और वो हिंदी भी अंग्रेजों की तरह बोलती है। नमस्ते माँ जी। अरे बहू, तुझे तो नमस्ते करना भी आता है? मतलब तुझे हमारे इंडियन रूल्स रेगुलेशन अच्छे से पता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी। अगर मैं भी तो एक इंडियन लड़की हूँ, बस वो बात अलग है कि मैं अमेरिका से रहकर आ रही हूँ। उसके बोलने के बर्ताव से गीता और संगीता को और भी ज्यादा चिढ़ मचने लगती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं।
इस मलाइका की बच्ची का तो मैं जीना हराम कर दूंगी। इसको क्या लगता है कि यहाँ पर आकर हमारे ऊपर धौंस जमाएगी और हम इसे कुछ नहीं कहेंगे? हमने इसे इस घर में परेशान करके नहीं रख दिया तो हमारा नाम भी गीता और संगीता नहीं। हम लोग इसके गोरे रंग की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे ऐसी भाभी हमें नहीं चाहिए जो अंग्रेजों के जमाने से उठकर आई हो। हम इसका गोरापन और इसकी सुंदरता को घर के कामों में ही ढाल देंगे। बचपन में मलाइका का स्वभाव बहुत ज्यादा घमंडी लड़कियों जैसा था, जिसके चलते गीता और संगीता उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब मलाइका बदल चुकी थी और ससुराल में आने के बाद उसका बर्ताव और ज्यादा बदल चुका था। वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन गीता और संगीता उसे जरा भी पसंद नहीं करती और इसी के चलते वो दोनों बहनें मिलकर मलाइका से घर के सारे काम करवाती। ये लो नंद जी, तुमने मुझे गर्मा गर्म रोटियां बनाने के लिए कहा था, ये लो मैं तुम दोनों के लिए बना कर लाई हूँ। ये कैसी रोटी है? आधी जली हुई है, आधी कच्ची। अरे ऐसी कौन बनाता है? जाओ दोबारा बना कर लाओ। मलाइका ऐसा सुनकर दोबारा से रोटी बनाने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। लेकिन दोनों काली बहनों को उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो घर के सारे काम बेचारी मलाइका से ही करवाती है। रसोई में खड़े होते हुए मलाइका का अचानक से बहुत तेज पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओह माय गॉड, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे पेट में। अब मैं क्या करूं? नंद जी, तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो पता ही था कुछ समय में तुम अपना ये नाटक शुरू कर ही दोगी। अरे तुम्हारी जैसी बहुत भाभियां देखी हैं जो पेट दर्द का बहाना बनाती हैं। चुपचाप काम करो वरना आज का खाना तुम्हें नहीं दूंगी मैं। दोनों बहनें उससे उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी बहुत काम करवाती हैं। तभी ऑफिस से मंजीत घर आ जाता है और अपनी दोनों बहनों को ऐसा करता हुआ देख लेता है। वो अपनी दोनों बहनों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है और कहता है, दोनों मेरी बहन होने के बावजूद भी ऐसा कर रही हो? अरे तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता है ना तुमने अपने काले रंग की वजह से कितनी जहलत उठाई और अब तुम इसका बदला अपनी गोरी भाभी से निकाल रही हो। अरे इसमें इसका क्या कसूर है? ऊपर से तुम घर के सारे काम भी इसी से करवाती हो और अब जब इसकी तबीयत खराब है तो तुम इसकी जरा भी परवाह नहीं कर रही। तुम आ गई, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है प्लीज। मलाइका के कहने पर मंजीत उसे अस्पताल ले जाने लगता है। इसके बाद अस्पताल में मलाइका का इलाज होता है। कुछ देर में मलाइका की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। वहीं दोनों काली बहनें अपनी गलती का एहसास करते हुए अस्पताल पहुंच जाती हैं, जहां वो अपनी भाभी से माफी मांगती हैं। माफ कर दो भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था। हम दोनों बहनें अपने काले रंग का फ्रस्ट्रेशन सारा तुम्हारे ऊपर निकालने लगे। हमने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए था। हो सके तो हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उस दिन के बाद से दोनों काली बहन ने अपनी गोरी भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। देखिए बहन जी, इस कन्या का नाम कीर्ति है और इस कन्या का नाम अंजना। कीर्ति एक बड़े और अमीर परिवार से है लेकिन अंजना गरीब परिवार से है, लेकिन दोनों ही कन्या बहुत अच्छी हैं और संस्कारी भी हैं। पंडित जी, हमें अमीरी गरीबी से मतलब नहीं है, हमें तो बस अपने दोनों बेटों के लिए संस्कारी और गुणी बहू चाहिए। आप उनके माता पिता से बात करके शादी की बात को आगे बढ़ाइए। मालती अपने दोनों बेटे केशव और माधव के लिए संस्कारी और गुणी बहू लाना चाहती थी, जिसके लिए वो कीर्ति और अंजना को पसंद करती है और कुछ महीनों में ही केशव माधव की शादी अंजना और कीर्ति से हो जाती है। अरे मालती, ये क्या, तेरी एक बहू तो सोने के जेवर से लद कर आई है और एक कितनी सिंपल। तूने अपने एक बेटे के लिए इतनी अमीर और एक के लिए इतनी गरीब लड़की क्यों चुनी? मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं एक बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, दोनों के लिए मेरे दिल में प्यार है। इतना कहकर मालती अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। कीर्ति, अंजना, कल तुम दोनों की पहली रसोई है, इसीलिए तुम जाकर आराम कर लो। केशव और माधव अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह होते ही जहां अंजना उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करके घर के सारे कामों में लग जाती है, वहीं कीर्ति अभी भी सो रही होती है। अंजना बहू, तू यहाँ पर है, लेकिन कीर्ति कहाँ है? अभी तक उठी नहीं क्या? पता नहीं माँ जी,
लगता है शादी की थकान से अभी तक सो रही होंगी। कोई बात नहीं, मैं ही जाकर उसे उठा देती हूँ। इतना बोलकर मालती जैसे ही कीर्ति के कमरे में जाती है तो देखती है कि कीर्ति आराम से सो रही है। मालती कीर्ति को सोता देख उसे उठाने लगती है। कीर्ति बहू उठ जा, और कितनी देर सोएगी? 9 बज चुके हैं। आज तेरी पहली रसोई है। कौन है यार, सुबह सुबह परेशान कर रहा है? कौन है? सोने भी नहीं दे रहा है मुझे। नींद में बोलते हुए कीर्ति जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो अपनी सास को देखकर डर जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ, वो भी सुबह सुबह? बहू सुबह सुबह नहीं, 9 बज चुके हैं और तू अभी तक सो रही है, इसीलिए मैं तुझे उठाने के लिए आई हूँ। चल अब जल्दी से उठ जा और तैयार होकर नीचे आ जा। अंजना बहू तो सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। माँ जी, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाती हूँ। मालती के जाते ही कीर्ति उठती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तो तुम दोनों ज्यादा कुछ नहीं, बस मटर पनीर पुलाव, पूरी और मीठे में हलवा बना देना। याद रहे, आज तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाने के लिए हमारे कुछ पड़ोसन भी आ रही हैं, तो खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, खाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। अंजना की बात सुनकर मालती वहां से चली जाती है। जहां एक तरफ अंजना किचन में जाकर फटाफट खाना बनाने की तैयारी करती है, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति बस एक जगह खड़ी रहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अगर माँ जी को बताया तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, वो भी इस करीब के सामने। देखो तो जरा, ये करीब कैसे जल्दी जल्दी खाना बना रही है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ कीर्ति, तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो? बस बनाने ही जा रही हूँ, तुम अपना खाना बनाओ, मेरे खाने की फिक्र मत करो। अंजना वापस अपना खाना बनाने में लग जाती है। वहीं कीर्ति अंजना के सामने खाना बनाने का नाटक करती है। अंजना जैसे ही खाना गैस पर रखकर बाहर जाती है, वैसे ही कीर्ति जल्दी से अपने फोन से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और बर्तनों में गर्म करने लग जाती है। थोड़ी देर में दोनों अमीर और गरीब बहुएं अपना अपना खाना बनाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर ले जाकर परोस देती हैं। अरे वाह मालती बहन, तुम्हारी दोनों बहुएं तो खाना बहुत ही बढ़िया बनाती हैं। लेकिन कीर्ति बहू अंजना बहू से ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। कीर्ति बहू के हाथ का खाना तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल के बड़े से शेफ के हाथ का खाना खा रही हूँ। कसम से मजा आ गया कीर्ति बहू के हाथ का खाना खाकर। हाँ कोमल बहन, बिल्कुल ठीक कह रही है ये, मुझे भी कीर्ति बहू के हाथ का खाना ही ज्यादा पसंद आया। सबको अपनी तारीफ करता देख कीर्ति को बहुत खुशी होती है। खाना खाने के बाद कोमल और कविता दोनों ही कीर्ति को शगुन देकर चली जाती हैं। कीर्ति, अंजना, आज शाम में तुम्हारी ताई सास आ रही हैं। तुम्हारी सास को अच्छा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हें खाने में नमक मिर्च बिल्कुल बराबर चाहिए होता है, तो उनके लिए बिल्कुल ध्यान से और अच्छा ही खाना बनाना। अरे मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अभी तो जैसे तैसे करके बाहर से खाना ऑर्डर करके इन लोगों को खिला दिया, लेकिन शाम में क्या करूंगी? अगर बाहर से खाना ऑर्डर करने वाली बात घर में किसी को पता चल गई तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हुआ कीर्ति बहू, क्या सोच रही है तू? तूने तो खाना बहुत बढ़िया बनाया था, मुझे यकीन है कि तू शाम का खाना भी अच्छा ही बनाएगी। मालती की बात सुनकर कीर्ति झूठ का मालती के सामने मुस्कुरा देती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में अंजना और कीर्ति वापस किचन में जाकर शाम के खाने की तैयारी करने लगती हैं। दोबारा से मुझे खाना बाहर से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, वरना तो ताई सास के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। 5 स्टार होटल से खाना ऑर्डर करती हूँ, खाना जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा शगुन मुझे मिलेगा। क्या हुआ कीर्ति, तुम फिर से सोच में पड़ गई? ताई सास के आने का समय हो गया है, जल्दी से खाना बना लो। मैंने सुना है हमारी ताई सास थोड़ी गुस्से वाली है। मेरी फिक्र मत करो तुम्हें याद है ना कैसे कविता और कोमल काकी ने कहा था कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ। मुझे तो लगता है कि शाम को भी ताई सास के मुंह से यही सुनने को मिलेगा। कीर्ति की बात सुनकर अंजना को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बड़ा शौक है ना इसे ज्ञान बांटने का, अभी बताती हूँ। ये बोलकर कीर्ति अंजना की नजर से बचकर उसके खाने में लाल मिर्च और नमक भर भर के डाल देती है। थोड़ी देर में ताई सास आ जाती हैं। जहाँ अंजना अपना बनाया हुआ खाना लाकर ताई सास को देती है, वहीं कीर्ति बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना अपनी ताई सास को देती है। ताई सास को कीर्ति का खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन जब ताई सास अंजना के हाथ का खाना खाती है तो वो निवाला को फौरन थूक देती है।
मालती, ये तू कैसी बहू लेकर आई है? एक तो गरीब और ऊपर से इसे खाना बनाना भी नहीं आता है। नमक मिर्ची भर भर के डाल रखी है खाने में। मेरे तो पूरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। अंजना को डांट पड़ता देख जहां कीर्ति खुश होती है, वहीं दूसरी तरफ अंजना सोच में पड़ जाती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। मालती को भी इन सभी चीजों को लेकर शक हो गया था, क्योंकि शादी से पहले मालती ने अंजना के हाथ का खाना खाया था, तो उसे पता था कि अंजना खाना काफी अच्छा बनाती है। इसीलिए वो अपनी दोनों बहुओं पर नजर रखना शुरू कर देती है। ऐसे ही जब एक दिन अंजना किचन में खाना बना रही होती है, तो वहीं कीर्ति चुपके से बाहर का खाना ऑर्डर कर रही होती है और साथ ही साथ अंजना के खाने में नमक भी डाल देती है। लेकिन कीर्ति को ये नहीं पता होता कि इस बार उसे ये सब करता हुआ देख उसकी सास देख रही है। कीर्ति बहू, इसका मतलब तुझे खाना बनाना नहीं आता और तू अभी तक हम सबको बाहर का ऑर्डर किया हुआ खाना खिला रही थी और इसी के साथ साथ अंजना का भी खाना बिगाड़ रही थी। मुझे तो तुझ पर पहली रसोई के दिन ही शक हो गया था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? सॉरी बाजी, मैं क्या करूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। माँ जी, इसमें कीर्ति की कोई गलती नहीं है। अगर कीर्ति की जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। आप कीर्ति को माफ कर दीजिए। अंजना की बात सुनकर कीर्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अंजना के कहने पर मालती कीर्ति को माफ कर देती है और अब अंजना कीर्ति को खाना बनाना सिखाती है और कुछ दिनों में कीर्ति भी अंजना की तरह खाना बनाना सीख जाती है, जिसके बाद अब कीर्ति और अंजना दोनों मिलजुल कर अच्छे से रहती हैं।